जय हिंद दोस्तों होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने सेहत का, अपनी प्रिपरेशन का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, साथ अपने एग्जामिनेशन के प्रोसेस को थॉरोली इंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे जो इस वीक में एडिटोरियल्स पब्लिश हुए हैं, यानी कि 14 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच के एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। एक बार नज़र डालते हैं कौन कौन से एडिटोरियल इस हफ्ते में आए हैं। 14 मार्च को नो ओवेशन फॉर इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। 15 फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड ऑर्डर अनटाइड नेशंस। 16 मार्च अ मिस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। 17 ट्रीटिंग वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एज ट्राइफल्स। 17 को दूसरा एडिटोरियल था क्लीन एनर्जी मस्ट यूज द बैटरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। 18th March, month of the movement on Punjab's new CM and the AAP model. Another editorial on 18th, unhealthy precedent on vaccinating children. 19th, too little too late on COVID-19 vaccines and patent rights. Another on 19th, helping Afghanistan on the UN mission in the Afghanistan. ये इस हफ्ते के एडिटोरियल्स के टॉपिक हैं। एक बार फिर से रशिया यूक्रेन वॉर डोमिनेट कर रहा है सारी न्यूज़ हाइलाइट्स को। मैक्सिमम कवरेज अभी रशिया यूक्रेन वॉर का ही हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर पे मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं आपको आई बटन में दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर को मैं फिर से एक बार समराइज़ करूंगा, सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें बल्क में इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए इस डिस्कशन में मैं रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड एडिटोरियल नहीं ले रहा हूँ। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लीन एनर्जी मस्ट यूज द बैटरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ज्योग्राफी के लिए, इको के लिए और साथ ही साथ ऐसे राइटिंग के लिए भी। मैं दूसरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने लास्ट वीक ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट वीकली एनालिसिस में। उसमें मैंने डिस्कस किया था इन सैंक्शंस बाइट नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स, सील्ड कवर यूरिप्रूडेंस इज अपलिंग, चाइनाज टेक अवे फ्रॉम द वॉर, वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच। ये 4 मैंने डिस्कस किए थे। ये 12 मार्च का जो एडिटोरियल का टॉपिक था शट डाउन द मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ईमेल करके बोला कि मैं इस पर भी डिस्कशन करूं क्योंकि वो इस पर डिस्कशन चाहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं इस टॉपिक पे भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं, मैंने पिक नहीं किया लेकिन आप डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या मुझे ईमेल करके भी आप बता सकते हैं। मैं उसको सब्सिक्वेंट वीडियो में कवर करूंगा। मैंने एडिटोरियल्स को ब्रीफ किया है, समराइज़ किया है और इनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है। उससे फ़ायदा ये है आपके लिए कि आप अगर पूरे आज के डिस्कशन को सुनते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो पूरे इश्यूज़ को आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ स्लाइड्स में मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, इन बुलेट पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। अगर आप स्क्रीनशॉट रखेंगे, बुलेट पॉइंट्स अपने पास रखेंगे और डिस्कशन सुनेंगे आज का, तो आप कभी भी इन टॉपिक्स पे जिन पे मैं डिस्कशन करूंगा आप अपने आंसर को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे भी आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इससे कि मैं आपके लिए उन पे भी डिस्कशन कर सकूं। उन टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से मैं हर टॉपिक को आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ टॉपिक पिक करता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सोलर पैनल की वर्किंग को ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम में से आप समझ सकते हो कि ये सोलर पावर पैनल्स हैं। ये सनलाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, सनलाइट पड़ती है, तो इसकी फोटोवोल्टिक सेल्स हैं इसमें पैनल में। इसकी मैकेनिज्म के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, फिर एक चार्ज कंट्रोलर होता है जिससे बैटरी चार्ज होती है। और अगर डीसी पावर की रिक्वायरमेंट हो सीधा बैटरी से टैप किया सकता है, और अगर एसी पावर की सप्लाई है तो एक इन्वर्टर को यूज़ करके इसको एसी पावर में कन्वर्ट किया सकता है। तो ये टोटल एक मॉड्यूल है। और आप समझ सकते हो कि सोलर पावर पैनल के लिए सनलाइट को छोड़ के इन सारे एसेट्स की, इन सारे इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये फोटोवोल्टिक सेल को अगर आप गौर से देखें तो ये सेमीकंडक्टर होता है, ये इसका एन टाइप मटेरियल है या पी टाइप मटेरियल है, और ये पीएन जंक्शन होता है। यहाँ पे जब सनलाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट के चलते इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसको आप और डिटेल में इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे
ये इसका एक सिंबॉलिक, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो तो उसमें इस तरह का सिंबॉलिक रहता है। ये आपका फोटोवोल्टिक सेल का सिंबल है कि ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये सेमीकंडक्टर है। इसको आप गौर से देखो तो यहाँ पे ये मेटालिक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि सनलाइट में उतनी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, और रिलीज जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होता है इन टेंडेम तो इसकी करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। अब हम आज के हमारे डिस्कशन में कैडमियम और लेड का डिस्कशन होगा, तो उसको समझते हैं कि कैडमियम टेलुराइड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये थिन सोलर फिल्म मॉड्यूल होता है जो सोलर पावर पैनल में यूज़ होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो कैडमियम टेलुराइड है ये डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, और इसकी ये जो बैंड गैप एनर्जी है 1.4 टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, जो ऑप्टिमम एनर्जी है जितना कि सोलर पावर मॉड्यूल के लिए ज़रूरत है। जहाँ तक लेड की बात है तो लेड बहुत ज़्यादा लेड यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग करने के लिए, यानी जब आप एक पीवी पैनल बनाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए लेड का यूटिलाइजेशन होता है। लेड को यूज़ करके पीवी पैनल पे कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, उनको सोल्डर किया जाता है। और एक स्टैंडर्ड सोलर पावर पैनल में करीब करीब 14 ग्राम्स लेड यूज़ होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 गीगावाट सोलर पावर पैनल कहीं इंस्टॉल होता है तो करीब करीब 47.82 टन्स लेड यूज़ होता है। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और हमारे आज के डिस्कशन में यूज़ होगा कि कैडमियम और लेड ये टॉक्सिक मटेरियल है। यहाँ तो मैंने आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है सोलर पावर पैनल के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल हैं, और इनका जब ये रिलीज़ होता है, सोलर फोटोवोल्टिक से जब रिलीज़ होता है और उसको डंप करते हैं या बर्न करते हैं तो इनके काफ़ी ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स होते हैं। जो कैडमियम और लेड है ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और फूड चेन में आके ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पैदा करता है ह्यूमन बींग्स के लिए और साथ ही साथ इकोसिस्टम के लिए भी। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। क्लीन एनर्जी मस्ट यूज़ द बैटरी ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडियाज फ्यूचर एनर्जी प्लान्स, what is the need for solar waste management, what are the steps which are needed to promote the waste management ecosystem and conclusion। ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सोलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के, अगर एनर्जी के फ्यूचर प्लान को देखा जाए तो उसमें सोलर एनर्जी का रोल क्या होने जा रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर सोलर एनर्जी का कंपोनेंट बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में तो नेचुरली उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो रिलीज मटेरियल होगा वो भी बढ़ेगा। तो फिर हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हम वेस्ट मैनेजमेंट के जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप कर सके, उसको सस्टेन कर सके। देखिए, इंडिया का जो फ्यूचर प्लान है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली सोलर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी द किंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज, यानी सबसे ज़्यादा कंपोनेंट सोलर एनर्जी का होने वाला है ग्लोबली, और इंडिया में भी इसी का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा। और इसी वजह से जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं जिसको यूज़ करके सनलाइट से हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, उनका यूसेज भी बढ़ेगा फोटोवोल्टिक सेल्स का, और फोटोवोल्टिक से रिलीज़ भी होंगे अपनी कोडल लाइफ कंप्लीट करने के बाद, अपनी लाइफ ख़त्म करने के बाद वो रिलीज़ होंगे। अभी सबसे ज़्यादा ईजी होता है उनको लैंड में डंप कर देना, लैंड फिलिंग में, लेकिन जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं इसमें लेड और कैडमियम जैसे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, और अगर इनको लैंड फिलिंग होता है तो इससे का इकोसिस्टम ख़राब होता है और ये हमारे फूड चेन में भी आ जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यानी कि आप इस बात की ग्रेविटी समझ सकते हो कि अगर सोलर एनर्जी हमारा फ्यूचर का सबसे बड़ा कंपोनेंट होने जा रहा है एनर्जी का, और तो नेचुरली फोटोवोल्टिक सेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होंगे, तो उनको प्रॉपर रिसाइकिल करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी असाइनमेंट हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और उसकी प्लानिंग हमें अभी से करनी होगी। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस एडिटोरियल के डिस्कशन में। फाइनेंस मिनिस्टर एम्फसाइज्ड अबाउट द रोल ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी एज solar energy in India's future economic growth. She emphasized the importance of transition to circular economy from linear economy. An efficient waste management ecosystem would be necessary
to manage the enormous waste generated by renewable energy projects in coming decades. Now, as per the International Renewable Energy Agency IRENA has projected that by 2030, India would have 325 kilotons waste generated by installed solar capacity. A consulting firm JMK Research and Analytics projects that market for battery recycling will be around 23 gigawatt hours by 2030 की बात हो रही है. The Council of Energy, Environment and Water CEEW has estimated that India would need over 5,630 gigawatt of solar energy and 1,792 gigawatt of wind energy to achieve its net zero target in the year 2070. इस पॉइंट को बहुत गौर से समझिए. काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर का एस्टिमेट है कि अभी से लगभग 50 साल के बाद यानी कि 2070 तक अगर इंडिया अपने कार्बन एमिशन के टारगेट को मीट करना चाहता है तो इंडिया को 5,630 गीगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉल करना होगा. साथ ही साथ 1,792 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉल करना पड़ेगा कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए. अब आप समझ सकते हो कि सोलर एनर्जी का किस लेवल पे इंस्टॉलेशन होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो में इसके फोटोवोल्टिक सेल्स भी रिलीज होंगे. अ वेरी रोबस्ट रिन्यूएबल्स वेस्ट management and recycling ecosystem could help people and India reduce environmental harm, provide energy security and also create new jobs. अब फ्यूचर के इस स्टैटिस्टिक्स से आप समझ सकते हो कि जो सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन है ये मैसिव होने जा रहा है और नेचुरली उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका रिलीज मटेरियल होगा, जो फोटोवोल्टिक सेल्स होंगे, उसका भी क्वांटम उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में बढ़ेगा. इसीलिए एक बहुत ही रोबस्ट रिन्यूएबल वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है. इससे इंडिया के सिटीजन्स का तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल का नुकसान जो होगा इन फोटोवोल्टिक सेल के रिलीज होने से वो भी बचेगा. और जब ये वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम इस्टेब्लिश होगा तो इस पूरे प्रोसेस में नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे. अब इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत है जिससे कि ये वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग सिस्टम इस्टेब्लिश हो सके, उनको समझते हैं. पॉलिसी मेकर्स शुड रिवाइज एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स to bring various clean energy components under their ambit. These rules are based on extended producer responsibility that identifies component producers as responsible entities to manage their waste products. The Indian renewable energy industry has a complex structure that comprises of various manufacturers, assemblers, importers and distributors. Therefore, the revised regulation should clearly define the responsibilities of various stakeholders involved in the energy value chain and also provide the annual targets for collection and recycling of the waste. ये जो पॉलिसी रिवाइज करने की ज़रूरत है, इसको समझते हैं कि पॉलिसी रिवाइज करने में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं, इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है जिससे कि क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स को एम्बिट में लिया जा सके. साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कंपोनेंट्स के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स किया जाए जिससे कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकें. अब इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं. मल्टीपल लेयर्स में मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, फिर असेंबलर्स आते हैं, इम्पोर्टर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं. तो जब एक बार ये रूल्स और रेगुलेशंस रिवाइज हो जाएंगे तो सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो जाएगी. जो पूरा साइकिल होगा इंस्टॉलेशन, उसके बाद जो रिलीज़ होंगे फोटोवोल्टिक सेल्स, पर उनका रिसाइकिल होगा और फिर वापस यूज़ होंगे. इसमें जो भी इस एनर्जी वैल्यू चेन में आता है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो जाएंगी. अब देखिए, अभी डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट शुड बी बैंड. अभी जो सोलर एनर्जी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग फोटोवोल्टिक सेल्स, इनको या तो डंप किया जाता है या इनको बर्न किया जाता है. देखिए,
Currently, due to absence of regulations, landfilling is the cheapest and most common practice to manage renewable energy waste. However, it is not environmentally successful. All clean energy technologies thrive on metal and non-metals of different toxicity level. If these toxic elements dumped in open, then these elements will leach into the environment and enter the food cycle. Studies shows that leaching of heavy metals such as lead and cadmium from solar photovoltaic modules could increase by 90% and 40% respectively under acidic conditions. And second option, if burning the polymeric encapsulants layer in solar photovoltaic modules release toxic gases such as sulfur dioxide and some voltaic organic compounds. देखिए, अभी जब प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो यूजुअली जो रिलीज मटेरियल है सोलर एनर्जी का, उसको या तो डंप करते हैं या बर्न करते हैं. अब अगर डंप करते हैं तो डंप करने के नुकसान है, क्योंकि फोटोवोल्टेक सेल्स में लेड और कैडमियम जैसे टॉक्सिक मेटल्स यूज होते हैं, और जहाँ ये डंप होते हैं ये पूरे इकोसिस्टम को हैम्पर करते हैं सीरियसली, और साथ ही साथ ये फूड चेन में जब शामिल हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. सेकेंड ऑप्शन है इसका बर्निंग का. अगर बर्निंग करते हैं तो बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि टॉक्सिक गैस है. तो और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ और भी वोल्टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो कि टॉक्सिक हैं. तो डंपिंग और बर्निंग दोनों ही लॉन्ग टर्म में हार्मफुल साबित होंगे. R&D की क्या जरूरत है, इसको डिस्कस करते हैं. द रिन्यूएबल्स एनर्जी इंडस्ट्री should invest in R&D of recycling technology. Recycling is a multi-step process that includes dismantling, disassembly and extraction. Dismantling is largely a manual process. Disassembly can be done mechanically, thermally or chemically. So the investment in R&D may bring more efficient and less environmental damaging methods for recycling. ग्लोबल फॉर्म्स कैन बी कंसल्टेड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अगर हम R&D में आज की डेट में करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ज़्यादा एफिशिएंट बल्कि लेस इन्वायरमेंटल डैमेजिंग मेथड को हम लोग अचीव कर सकते हैं फॉर रिसाइकलिंग पर्पस. और अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है तो ग्लोबल फॉर्म्स को भी कंसल्ट किया जा सकता है फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. अगला पॉइंट बताते हैं ऑथर की, इनोवेटिव फाइनेंसिंग रूट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. एक्सेस टू फाइनेंस इज अ मेजर डेडलॉक फॉर प्लेयर्स इन द रिसाइकलिंग इकोसिस्टम. द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नज द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू चार्ज लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स disbursed for setting up of renewables energy waste cycling facilities. Assurance of minimum waste quantum to run these facilities and issuing performance-based green certificates to recyclers that could be traded to raise money for waste management would also help ease the financial burden. Market for recycled materials could also be created through mandatory procurement by renewable energy and other relevant मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट स्टेप ऑथर बताते हैं कि अगर रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो इसमें प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंसिस के नॉर्म्स को रिलैक्स करना होगा, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन को डिसबर्स करना होगा. जी नए प्लेयर्स जब उनको फंड इजीली अवेलेबल होगा तभी वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में आगे आएंगे और वो प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे. साथ ही साथ ऑथर बताते हैं कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल होगा, जो रिसाइकल करने के बाद जो मटेरियल जनरेट होगा उसके लिए एक डेडिकेटेड मार्केट होना चाहिए, और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी और अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी हो कि वो उस मार्केट से उन प्रोडक्ट को खरीदे. यानी कि जब प्रोडक्ट रिसाइकल होगा, रिसाइकल होने के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसको वापस कंज्यूम करने के लिए, वापस यूज़ करने के लिए नॉर्म होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोडक्ट उसी मार्केट से खरीदे. तभी ये जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली सस्टेन करेगा. देयर इज़ नीड टू प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी एंड शुड फाइंड द
substitutes for toxic metals such as lead and cadmium and to reduce the recycling steps. The union and state government should set stringent quality control standards for components used in their tenders. This will ensure premature deterioration of components and consequent waste creation. Substandard components generate considerable waste due to early life damage that is often irreplaceable and component often have to be discarded. देखिए, ऑथर बोलते हैं कि जो अभी प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन है इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें अभी टॉक्सिक मेटल लेड और कैडमियम जैसे टॉक्सिक मेटल्स यूज़ हो रहे हैं। तो डिज़ाइन में कुछ इस तरह के चेंजेस किए जाएं जिससे कि लेड एंड कैडमियम जैसी टॉक्सिक मेटल्स की जगह पे इनके कोई सब्स्टिट्यूट मेटल्स यूज़ किए जाएं जो कि कम टॉक्सिक हो इनके कंपैरिजन में। साथ ही साथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ये कंपोनेंट्स बनाने के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी क्वालिटी को भी इंश्योर करना होगा, क्योंकि अगर जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये बहुत जल्दी डिटोरिएट हो जाएंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये रिपेयर नहीं होते हैं, इनको रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करेंगे यानी कि नया लगाना होगा। तो ये जो रिलीज़ हुआ है इसका फिर क्या होगा, यानी कि अगर सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट लगाए जाएंगे तो वो जल्दी ख़राब होंगे, जल्दी उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रिलीज मटेरियल है वो बढ़ता जाएगा। तो बेटर है कि जो कंपोनेंट्स का जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जाए जिससे कि उनकी लॉन्जिविटी रहे, उनकी लाइफ लंबी रहे, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो और रिलीज़ ना हो, उनकी सर्विस लाइफ ज़्यादा हो। कंक्लूजन, ऑथर बोलते हैं द रिन्यूएबल एनर्जी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर where there are multiple actors involved, but it would be an integral part of our journey towards sustainable future. It would also offer plenty of component opportunity. It would also offer plenty of employment opportunities for the future generations as the new jobs will be created across the entire value chain of waste management and recycling. Further, workers in informal sector would access various socio-economic benefits and look forward to an improved quality of life. We ought to remember that most of India's recycling sector is informal and workers have to work in unsafe environment and without standardized wages. So therefore developing an efficient renewable energy waste management and circular ecosystem is imperative rather than a choice we can ignore but only at our peril. दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। ये द हिंदू का एडिटोरियल है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के डीमेरिट्स क्या है। 2 डिकेड्स पहले तक न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जा रहा था फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी इसमें कुछ बहुत ही सर्टेन डीमेरिट्स ऑब्जर्व हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उन डीमेरिट्स में है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट and very important the hazards involved in nuclear power plants. हम डिस्कस करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी, उसके बाद कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को विथ अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान क्या हुआ कि यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुई और ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को ये अफेक्ट कर सकता था और अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़े डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाता। और इसी वजह से 2011 में फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो क्राइसिस हुआ था जापान में, उसकी यादें सबको ताज़ा हो गई, क्योंकि उस समय सुनामी के चलते एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के फेलियर के चलते। और इसी के चलते एक बार फिर से न्यूक्लियर एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी और इसकी प्रोमिनेंस, फ्यूचर में इसकी प्रोमिनेंस को रिलेटेड डिबेट चालू हो गई। इस एडिटोरियल में ऑथर शुरू करते हैं 15 दिसंबर 2021 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया कि वो 10 और इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं फ्लीट मोड में और इसका प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है। और इसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया कि 28 रिएक्टर और इंस्टॉल होंगे
और इन 28 रिएक्टर में 24 इंपोर्ट होंगे, यानी बाहर से मंगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ से? यूएसए, फ्रांस और रशिया से। यानी कि 10 इंडिया इंडिजिनस लगाएगी और 28 और लगाएगी इसके अलावा, तो 28 में से 24 होंगे जो इंपोर्टेड होंगे, बाहर से आएंगे। अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो इसमें 22 रिएक्टर हैं अभी इंडिया के जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6780 मेगावाट यानी कि 6.780 गीगावाट है। इसके साथ साथ इंडिया 8 रिएक्टर और लगाने जा रही है जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी 6000 मेगावाट। यानी इन दोनों को अगर मिला दो आप 6000 मेगावाट और 6780 मेगावाट जो अभी है, तो ये हो जाएगी 12.80 गीगावाट हो जाएगी। और ये जो 8 रिएक्टर अभी जो आने वाले हैं, इसमें से एक 500 मेगावाट का PFBR भविनी इसको इंस्टॉल करेगा। भविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है और PFBR होता है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इंडिया जो टोटल हमारी अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है एनर्जी की, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कंपोनेंट है 3.1%। यानी 6780 जो मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है एटॉमिक एनर्जी की, वो पूरी हमारी कंट्री का सिर्फ 3.1% है। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। आप देखो ये जो ब्लू स्क्वायर है ये एक्चुअली में एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। आप देखो कहाँ कहाँ पे है, नरोरा राजस्थान, उसके बाद मद्रास, कुंडाकुलम, काइगा, तारापुर एंड काकरापुर। और ये जो रेड स्क्वायर्स हैं ये फ्यूचर में आने वाले हैं प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। जो मिथीविडी है ये गुजरात में, जैतपुर है महाराष्ट्र में, और ये कोवडा है तमिलनाडु में। ये इंडिया का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको एक लोकेशन याद रहेगी और आप याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और जो आने वाले हैं। ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं उनको मैंने लिस्ट आउट किया है, कहाँ कहाँ पर हैं, कितने यूनिट्स हैं, किस टाइप का है और कितना उसका कैपेसिटी है, कितना मेगावाट कैपेसिटी है और कब इंस्टॉल्ड हुआ है, डेट भी है सामने। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को आज के टाइम में फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक एनर्जी ऑप्शन नहीं माना जा रहा। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है इसको समझते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज नीदर इकोनॉमिकली वायबल नॉर इट विल मीट इंडियाज क्लाइमेट गोल। यानी न्यूक्लियर एनर्जी ना तो अब इकोनॉमिकली वायबल है क्योंकि ये कॉस्टली होती जा रही है, इसका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग कॉस्टली होता जा रहा है, और साथ ही साथ ये इंडिया का जो क्लाइमेट गोल है जहाँ इंडिया को कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने हैं वो भी इससे अचीव नहीं होता है। और द न्यूक्लियर प्लांट्स आर कैपिटल इंटेंसिव एंड रिसेंट न्यूक्लियर बिल्ड्स हैव सफर्ड मेजर कॉस्ट ओवररन। कॉस्ट ओवररन का मतलब होता है जब कोई एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तब उसका एक सैंक्शन कॉस्ट होता है, लेकिन टाइम के साथ अगर उससे रिलेटेड उसके कंपोनेंट्स या उसके मटेरियल में वेरिएशन होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट ओवररन हो जाता है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनका भी अभी जो इसके कॉस्ट बढ़ी है, इसका जो बिल्ड्स का टोटल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट बढ़ा है, इसकी वजह से ये कॉस्ट ओवररन हो गए हैं सारे प्रोजेक्ट्स। साउथ कैरोलिना यूएसए में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया है तब जबकि उसमें $9 बिलियन ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका था, और होने के बाद इसलिए बंद किया क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि ये किस लेवल पे ये आगे जाके इकोनॉमिकली अनवायबल होने जा रहा था, तब जबकि 9 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुका था, उसके बाद भी इसको बंद कर दिया, प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया। और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जिसमें विंड, सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, रिसेंट सर्वे से ये कंक्लूड हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिड्यूस हुई है, मतलब ये चीपर हो गई है पहले से। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो ये 90% रिड्यूस हुई है और विंड टर्बाइंस ये 72% रिड्यूस हुए हैं। तो जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर एनर्जी का इंस्टॉलेशन और उसकी पावर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अब ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल होते जा रहे हैं। और इसी वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 2020 में सोलर एनर्जी को द न्यू किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्लेयर किया है कि ये फ्यूचर का सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा एनर्जी सप्लाई करने का। 2008 में यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि टोटल उसका जो एक्सपेंशन होगा न्यूक्लियर कैपेसिटी का ये
2030 तक जाते जाते 114.9 गीगावाट हो जाएगा। लेकिन 2021 में जो कंडीशन है, इसकी जो प्रेडिक्टेड कैपेसिटी है वो 83.3 गीगावाट ही है। ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है न्यूक्लियर एनर्जी का, ये ग्लोबल है। 1996 में 17.5%, टोटल वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का 17.5% शेयर आता था न्यूक्लियर एनर्जी से, और अब ये 2020 में घट के सिर्फ 10% हो गया। यानी न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी कंजम्पशन में, वो ग्लोबली घटता जा रहा है। इंडिया में भी देखें तो 2008 में अनिल काकोदर साहब ने, जो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 2050 तक इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 650 गीगावाट हो जाएगी। और उनके सक्सेसर श्री कुमार बैनर्जी 2010 में इन्होंने बोला था कि 2020 तक जाते जाते ये 35 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की हो जाएगी। लेकिन हकीकत में इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी अभी 6.78 गीगावाट है, जैसा मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि 2050 तक इंडिया की जो कैपेसिटी है वो बढ़ के हो जाएगी 650 गीगावाट, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, जिसमें इंडिया ने मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल करने के लिए यूएस के साथ ये डील साइन किया था, लाइट वाटर रिएक्टर्स। लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज तक उस डील के करस्पॉन्डिंग एक भी प्लांट सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ है। यानी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो कि बहुत ही कोवेटेड डील थी, इस डील की वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हुए और एक नए लेवल पे पहुंच गए। लेकिन अभी तक उस डील का आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दिसंबर 2021 में, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट्स को शॉकिंग लगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि जो इंडिया ने ऑलरेडी जो डील साइन की हुई है यूएसए के साथ और अभी तक प्लांट्स अभी तक कमीशन नहीं हुए हैं, तो शायद इंडिया उनके इंपोर्ट को रोक देगा। लेकिन ऐसा ना होने की बजाय गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया कि वो और न्यूक्लियर प्लांट्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट्स को शॉकिंग लगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अभी इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको समझते हैं। देखिए, जो 24 फॉरेन रिएक्टर्स जिनका प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुका है, उसमें से 6 रिएक्टर हैं जो VVER टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, VVER डिज़ाइन पे ये इंस्टॉल होंगे। लेकिन कुंडाकुलम तमिलनाडु में ऑलरेडी हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है जो VVER टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और इसमें मल्टीपल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स देखने में आए हैं। तो ये जो 6 और आने हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये फिर से वही एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि शायद इस तरह के ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इनमें भी फेस करने पड़े। इसके साथ साथ कुंडाकुलम में जो पावर प्लांट्स हैं, उनमें से एक पावर प्लांट का लोड फैक्टर 53% है और दूसरे का 52% है, जो कि बहुत कम है। अच्छा, ये तो हो गए 24 में से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जो 12 रिएक्टर्स हैं जो यूएसए से जो आने हैं, जो इंपोर्ट होने हैं, उसमें से 6 हैं जो AP1000 रिएक्टर कैटेगरी के हैं। और ये वही डिज़ाइन है जो साउथ कैरोलिना में यूएसए ने खुद शट डाउन कर दिया, जिसमें मल्टी बिलियन डॉलर ऑलरेडी खर्च हो चुका था। उसके बाद भी यूएसए ने उसको अबंडन कर दिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। और जो बचे हुए 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो EPR डिज़ाइन पे काम करते हैं, जो कि हम फ्रांस से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन फ्रांस ने अभी तक अपनी कंट्री में एक भी EPR डिज़ाइन का न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगाया है सक्सेसफुली। और एक उन्होंने लगाया था फ्रांस में, जो कि फ्लेमविले में, जिसका कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट आया है 12.4 बिलियन यूरो। और जब ये सैंक्शन स्टेट, जब ये इनिशियली सैंक्शन हुआ था, उससे ये 4 टाइम्स टोटल कॉस्ट है। यानी जो स्टार्टिंग में जो सैंक्शन कॉस्ट हुआ था इसको इंस्टॉल करने का, उससे 4 गुना एक्सपेंडिचर होने के बाद ये प्लांट इंस्टॉल हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी की ये कुछ इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, इकोनॉमिकल डीमेरिट्स हैं। अब देखिए कि जैसा कि एस्टिमेट हुआ था इनिशियली कि 2013 तक EPER 6 EPER प्लांट्स इंस्टॉल हो जाने थे जयपुर महाराष्ट्र में। अगर कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता तो वो 2013 में इंस्टॉल हो जाते। और अगर मान लो 2013 में इंस्टॉल हो जाते तो
न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट होती है उसका पर यूनिट कॉस्ट होता 15 रुपीज़, ट्रांसमिशन चार्जेस को हटा के 15 रुपीज़ होता। और अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि न्यूक्लियर पावर, अभी तक तो ये प्लांट्स लगे नहीं हैं, अभी तक इंस्टॉल हुए नहीं है, और जिस तरह से कॉस्ट ओवररन हो रहा है प्रोजेक्ट्स का, अगर अब ये इंस्टॉल होंगे तो नेचुरली ये जो 15 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप इसको कंपेयर करो कि ये जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो उसका पर यूनिट चार्ज है, वो आप देखो सोलर पावर का है 2.14 पर यूनिट, और सोलर और विंड का अगर हाइब्रिड प्लांट इंस्टॉल करेंगे और उसकी एनर्जी जनरेट होगी वो है 2.34 पर यूनिट। तो एक तरफ 2.14 और 2.34 पर यूनिट एनर्जी जनरेट होगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, वहीं इसका 15 रुपीज़ और उससे ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा एक यूनिट का। अगर अब आप देखो कि अगर गवर्नमेंट न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को कंपेटिटिव रेट्स पे बेचती है तो नेचुरली उसको ये रेट घटा के बेचना पड़ेगा। तो अगर घटा के बेचेगा तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडी इसको देनी पड़ेगी, तभी ये कंपेटिटिव मार्केट में इसको बेच पाएगा, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं इसको। अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको समझते हैं। ये जो जापान में केस हुआ था फुकुशिमा इंसिडेंट, उसके बाद गुजरात में जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है मिथीवेडी, वहाँ पे लोकल पब्लिक ने बहुत ज़्यादा एजिटेशन किया और उसको उन्होंने उसका जो इंस्टॉलेशन जो कमीशनिंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, और इसको एक्सेप्ट किया वहाँ के सीएम विजय रूपानी ने कि वहाँ पे लोकल्स लोग बहुत ज़्यादा एजिटेशन कर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन का। प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और न्यूक्लियर डिजास्टर अगर होता है तो जो लैंड है वो अनहैबिटेबल हो जाती है, जैसा शर्वोनिल में हुआ था। और शर्वोनिल में जो क्राइसिस हुई थी उसको पूरा क्लीन अप करने में, उसको प्रॉपर्ली क्लीन अप करने में $6 बिलियन खर्च करने पड़े। तो यानी किसी भी जगह पे अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिज़ास्टर होता है तो एक तो वहाँ का लैंड अनहेबिटेबल हो जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा जो रेडिएशन होता है उसका इफेक्ट होगा पूरे इकोसिस्टम पे, और वहाँ पे जो प्रॉपर क्लीन अप कराने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो मल्टीनेशनल न्यूक्लियर सप्लायर्स हैं वो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, मतलब वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि अगर फ्यूचर में कोई डिज़ास्टर होता है, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उसके लिए वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और ये इस बात को बताता है कि उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है। आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एक्सीडेंट्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि जैसा फुकुशिमा में हुआ कि वहाँ पे सुनामी की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ था, उसका कूलिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये सिचुएशन कभी भी बन सकती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते इस तरह की कंडीशंस आने वाले टाइम में बनेंगे जब सुनामी और साइक्लोन थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, तो उन कंडीशंस में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और जैसा कि अभी यूक्रेन में हुआ, जेप्रोफिजा न्यूक्लियर प्लांट के पास जो फायर ब्रेकआउट हुई वे भी एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती थी। साउथ कोरिया में वाइल्ड फायर जो कि हनूल न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब पहुंच गई थी, उस समय भी ये एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकती थी। और विंड स्टॉर्म के चलते डोनावे अर्नोन न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑपरेशन बंद हो गया था, सीज हो गया था। तो ये जितने क्लाइमेट से जनरेटेड जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज से जनरेटेड है, ये आने वाले टाइम में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको डिजास्टर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नाउ द कंक्लूजन पार्ट, ऑथर सेज द न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट द राइट चॉइस टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज which requires resilience in power system. It also not appropriate to mitigate India's carbon emission cycle since it cannot be deployed at the necessary scale. The resources spent on nuclear plant will yield quicker results if they are redirected to renewable energy resources. Given the inherent vulnerability of nuclear reactors and their high cost, it would be best for government to
unambiguously cancel its plan for a nuclear expansion. कंक्लूजन ये है कि अभी जितना फंड हम लगा रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट्स को इंस्टॉल करने के लिए, अगर उसी फंड को हम रीडायरेक्ट कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए, तो ये इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो जहाँ आप चीपर एनर्जी जनरेट करोगे, पर यूनिट कॉस्ट जहाँ कम होगी, साथ ही साथ यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी भी जनरेट करोगे। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिलेटेड जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, एक तरफ जहाँ पे कॉस्ट ओवररन हो रहा है प्रोजेक्ट्स का, दूसरी तरफ ये डिज़ास्टर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए ऑथर बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को न्यूक्लियर एक्सपेंशन को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। ये इंडिया के एनर्जी प्लान, फ्यूचर एनर्जी प्लान के लिए ये जरूरी है कि इस न्यूक्लियर एक्सपेंशन को एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। पहला वर्ड है कॉन्डेंसेंडिंग। कॉन्डेंसेंडिंग का प्रोनाउंसिएशन आप देखिए और सही से प्रोनाउंस करिए। इसका मीनिंग होता है हिंदी में दूसरों को नीचा जताने का व्यवहार और या कृपा दर्शन, यानी अपने को बहुत ही ज़्यादा बड़कपन शो करना और दूसरे को नीचा दिखाना। शोइंग और करेक्टराइज्ड बाय अ पैट्रोनाइजिंग और सुपीरियर एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स, ये इसके सेंटेंसेस में यूसेज हैं। आई डोंट वांट टू कॉन्डेंसेंड बट व्हाट आई मीन इज दैट इट मेक्स ग्रेट लिटिल कार्स, दे विल नॉट कंडेंसेंड और टेक एनी नोटिस ऑफ देयर इनडिस्क्रिशन। दूसरा वर्ड है वनरेबिलिटी। इसका मतलब होता है अति संवेदनशीलता, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड ईदर फिजिकली और इमोशनली। ये इसके यूसेस हैं। आई विल नॉट बी अ वनरेबिलिटी द अदर्स कैन एक्सप्लॉयट, शी सेड। अ पपी में सफर वनरेबिलिटी टू द पार्वो वायरस फॉर सेवरल डेज और सेवरल वीक्स ड्यूरिंग इट्स यंग लाइफ। थर्ड वर्ड है एक्सटर्नस। इसका मतलब होता है पराया और बाहरी, इंग्लिश में इररेलेवेंट और अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट बीइंग डेल्ट विथ। ये इसके यूसेज हैं। इससे आप इस तरह आप भी, ये इसके यूसेज हैं लाइक कफ एंड एक्सटर्नस noises can be edited out. Such details are extraneous to the matter in hand. We shall ignore factors extraneous to the problem. These questions are extraneous to the issue being discussed. यानी कि जब भी आप किसी एलिमेंट को या किसी पर्सन को या किसी टॉपिक को पराया या बाहरी दिखाने की कोशिश करेंगे, अनरिलेटेड, इररेलेवेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, तब आप एक्सटेंडस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेक्राइड। डेक्राइड का मीनिंग होता है निंदा करना, दोष लगाना, पब्लिकली डिनाउंस, क्रिटिसाइज और कंडेम्ड। ये इसका यूसेज है। फ्रैंकलिन एज अ साइंटिस्ट 5 एंड एज एन इन्वेंटर हैज़ बीन डेक्राइड बाय एक्सपर्ट्स एज एन एमेच्योर एंड अ डेबलर। यानी अब किसी की बुराई करनी हो, निंदा करनी हो, उस समय आप डेक्राइड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वर्ड थोड़ा सिंपल है, ओवेशन। प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं इसका। एन ओवेशन यू माइट हैव हर्ड मल्टीपल टाइम्स दैट, स्टैंडिंग ओवेशन जरूर सुना होगा आपने। एन एंथुजियास्टिक रिएक्शन गिवन बाय एन ऑडियंस व्हेन इट लाइक्स समबडी समथिंग वेरी मच। जय जयकार और जय ध्वनि, ये इसका यूसेज है। दोस्तों ये वर्ड्स के आप कंपाइलेशन करते जाइए, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आप इनको भी अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करने की हैबिट डालिए और इनको अपने डे टू डे आपका जो कन्वर्सेशंस है, जो कम्युनिकेशन है, उनमें भी आप इनको यूज़ करने की आदत डालिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर आप इन वीडियोज़ में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि ये वीडियोज़ आपके लिए और भी ज़्यादा यूटिलिटी वीडियो साबित हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपके पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।